हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रथम नीट मास्टर्स में। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको लास्ट टाइम लैकोपेरॉन पढ़ाया था, वैसे ही मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। और ये टॉपिक पूरा थ्योरेटिकल वर्जन है। कौन सा वर्जन है? थ्योरेटिकल वर्जन है। और यहाँ पर हमको सारे न्यूमेरिकल डाटा ज्यादा मिलते हैं। क्या मिलते हैं? न्यूमेरिकल डाटा ज्यादा मिलते हैं, जिससे हमें नीट एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अपन इसको सिंपल फॉर्म में कि ये प्रोजेक्ट या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नाम की बला है क्या। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या है बच्चों? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मतलब ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो किस पे बना है? ह्यूमन पे बना है। ह्यूमन के किस सेक्शन पे बना है? जीनोम पे। अच्छा, तो जीनोम वर्ड है तो मैं बोलूं जीनोम है क्या, तो मैं बोलती हूँ कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन की सेल है, सेल के अंदर हमको मिलते हैं 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्या मिलते हैं? 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम। उस पूरे होल क्रोमोसोम को ही हम ह्यूमन का क्या बोलते हैं? जीनोम। क्या बोलते हैं? जीनोम। बस आज हमें इसी जीनोम के बारे में पढ़ना है कि ह्यूमन के जीनोम में हमको क्या क्या जानकारी मिलती है। चलो तो हम लिंक कर लेते हैं कैसे है। तो मैंने बोला इस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी किन किन बातों को आपको रिप्रेजेंट कराएगी। तो पहले तो उन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया है। क्या दिया है बच्चों? इंट्रोडक्शन दिया है। फिर इस प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट क्या कहा है? मेगा प्रोजेक्ट। तो मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला है देखेंगे हम। एक तो मेगा प्रोजेक्ट है, दूसरा मेगा प्रोजेक्ट क्यों है इस चीज का रीजन डिस्कस करेंगे। फिर हम बोलते हैं जब हम ह्यूमन के जीनोम की स्टडी करते हैं तो हमें डीएनए वेरिएशन मिलेगा। क्या मिलेगा? डीएनए वेरिएशन मिलेगा। उस डीएनए वेरिएशन का हमें क्या करना है? फायदा उठाना। मतलब डीएनए वेरिएशन के इफेक्ट का हमें नॉलेज हो जाए तो हम उसका क्या क्या यूज करने वाले हैं? बेनिफिट के रूप में यूज करने वाले। किस रूप में? बेनिफिट के रूप में यूज करने वाले। चलिए देखते हैं फटाफट। फिर हम देखेंगे गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। किसको देखेंगे? गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, कि हम इस प्रोजेक्ट को लेकर क्यों आ रहे हैं, क्यों जरूरी है इस प्रोजेक्ट को जानना। ठीक है भैया। अब फिर इस प्रोजेक्ट को हमने किस मेथड पे कंप्लीट किया या कौन सी मेथड इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए लगाई, उस मेथड के बारे में बात करेंगे। किसके अंदर? मेथडोलॉजीज के अंदर। किसके अंदर बच्चों? मेथडोलॉजीज के अंदर। फिर इस पूरे प्रोजेक्ट में ह्यूमन के डीएनए की सीक्वेंसिंग हमने कैसे करी है, किस स्टेप्स को हमने फॉलो किया है, किसका यूज करते हुए? मेथडोलॉजीज का यूज करते हुए इस चीज को डिस्कस करेंगे। और आखिरी में ये प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद हमको क्या डाटाबेस मिल रहा है, मतलब जीनोम की कौन सी छुपी छुपी बातें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं? साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। चलिए तो शुरू करते, श्री गणेश करते हैं आज के टॉपिक का। तो मैंने बोला कि ये एक ऑर्गेनिज्म है। इस ऑर्गेनिज्म के अगर मुझे जेनेटिक इंफॉर्मेशन का नॉलेज लेना है, क्या लेना है? इस ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक इंफॉर्मेशन का के बारे में मुझे अगर जानना है तो मैं क्या करूंगी? ऑर्गेनिज्म का गला काट दूंगी? नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगी? इस ऑर्गेनिज्म के डीएनए को निकालूंगी। क्या निकालूंगी? इस ऑर्गेनिज्म के डीएनए को निकालूंगी। इस डीएनए पर छुपे हुए बेस के सीक्वेंस को पढ़ूंगी। किसको पढ़ूंगी? इस ऑर्गेनिज्म के डीएनए पर छुपे हुए बेस सीक्वेंस को मैं डिटरमाइन करूंगी। जैसे ही मैं इस चीज को डिटरमाइन कर लूंगी मुझे मिलेगी क्या? इंफॉर्मेशन। क्या मिलेगी बच्चों? इंफॉर्मेशन। यही इंफॉर्मेशन मुझे इस ऑर्गेनिज्म की क्या देगी? जेनेटिक इंफॉर्मेशन दे देगी। क्या दे देगी? जेनेटिक इंफॉर्मेशन दे देगी। चलो अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो मिल गई, इसी बात को हम दूसरे शब्दों में कैसे समझते हैं? ठीक है, तो मैंने बोला अपने पास ऑर्गेनिज्म है, अगर मुझे इस ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप के बारे में जानना है तो मैं बोलूंगी इस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप छुपा है लाइट से। किसके अंदर? डीएनए के सीक्वेंस के अंदर। वापस से मुझे ऑर्गेनिज्म को खोल के पढ़ना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऑर्गेनिज्म के डीएनए को खोल के पढ़ना पड़ेगा, एक एक बेस पेयर के नॉलेज को कलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके मुझे उस ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक इंफॉर्मेशन या मैं बोलूं जेनेटिक मेकअप का नॉलेज हो पाएगा। चलिए यही चीज हम और सिंपल वे में समझते हैं। हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म है,
एक का नाम ए इंडिविजुअल, दूसरे का नाम बी इंडिविजुअल है, ठीक है। दोनों आपस में डिफरेंट है, देखो मैंने दो अलग अलग कलर बनाए, दोनों आपस में डिफरेंट है। तो हम कहते हैं जब ये दोनों आपस में डिफरेंट है, तो अगर मैं इंडिविजुअल ए के डीएनए की सीक्वेंसिंग करूं और साथ साथ इंडिविजुअल बी के डीएनए की सीक्वेंसिंग करूं, तो दोनों के डीएनए में क्या बोल रही हूँ, दोनों के डीएनए के सीक्वेंस में मुझे क्या मिलना चाहिए, डिफरेंट, डिफरेंट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, डिफरेंस मिलना चाहिए। कहाँ पर, एटलीस्ट एट सम प्लेस, कहीं ना कहीं एक ना एक स्थान पर दोनों के डीएनए क्या होगा, अलग होगा। क्या होगा, अलग होगा। इसलिए इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी आपस में दोनों कैसे हो जाएंगे, डिफरेंट। कैसे हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो यही बात कि अगर दो व्यक्ति एक दूसरे से अलग हैं, कि अगर दो व्यक्ति एक दूसरे से अलग हैं, तो उनके डीएनए के सीक्वेंस में कहीं ना कहीं डिसिमिलैरिटी मिल रही है। यही बात हमको मजबूर करती है, क्या करती है, मजबूर करती, क्वेस्ट करती है कि फाइंड आउट दी कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम। मतलब मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर ह्यूमन के 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम की एक एक बारीकी से जांच करनी है। क्या करनी है, बारीकी से, एक एक कदम पे या एक एक स्टेप पर बारीकी से जांच करनी है। तभी तो हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को लेकर आ रहे हैं। अच्छा, जब ये बात हमारे दिमाग में चल रही थी कि हमें ह्यूमन के जीनोम के डीएनए की कंप्लीट सीक्वेंसिंग करनी है, क्या बोला, ह्यूमन के डीएनए की ह्यूमन के जीनोम के डीएनए की कंप्लीट सीक्वेंसिंग करनी है, तो उसी दौरान क्या हो रहा था, एस्टैब्लिशमेंट हो रहा था। क्या हो रहा था मेरे बच्चों, एस्टैब्लिशमेंट हो रहा था। किसका, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज का। किसका हो रहा था, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज का, जिसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा था। क्या हो पा रहा था, पॉसिबल हो पा रहा था कि हम डीएनए के किसी भी पीस को सेल में से या सेल के होल डीएनए में से किसी भी डीएनए के पीस को निकाल सके, आइसोलेट कर सके और उसको क्लोन करा सके, मतलब उसके नंबर को हम बढ़ा सके किसी भी होस्ट सेल में डाल के। अभी देखेंगे हम आगे ये काम हम कैसे करते, पर ये काम करना जरूरी था, क्योंकि भाई जब तक ऑर्गेनिज्म की सेल में से आप डीएनए नहीं निकाल पाओगे, ये प्रोजेक्ट करना संभव ही नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमने बोला कि जब ये प्रोजेक्ट हम बना रहे थे, तब उस समय स्टैब्लिशमेंट हो रहा था जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज का, जिसकी वजह से डीएनए के किसी भी पीस को निकाल लेना, मतलब आइसोलेट करना और उसके नंबर को बढ़ा लेना, कर पाना संभव हो पा रहा था। और साथ साथ एबेबिलिटी थी। क्या थी बच्चों, एबेबिलिटी थी किस चीज की, सिंपल और फास्ट टेक्नोलॉजीज की। किसकी, सिंपल और फास्ट टेक्नोलॉजी की, जिसके द्वारा हम डिटरमाइन कर सकते थे क्या, डीएनए के सीक्वेंसेस को। क्या बोला, सिंपल, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा और काम करने में हमको ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसीलिए बोला कि उसी समय अवेलेबल थे सिंपल और फास्ट टेक्नोलॉजीज, जो हमको डीएनए के सीक्वेंस को डिटरमाइन करने में हेल्प कर सकते हैं। चलो ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट। अच्छा, अब अगर हम आगे मूव करें तो हम लेके आ जाते हैं किसको, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। किसको लेके आ जाते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। तो मैं बोलती हूँ पहला पॉइंट क्या है, ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें हम ह्यूमन के डीएनए के सीक्वेंस को क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ह्यूमन के डीएनए के सीक्वेंस को फाइंड आउट कर रहे हैं। किस में करोगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। किस में करोगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। मतलब हम हमारे बारे में पूरी ए से जेड तक जानकारी निकालने वाले। अरे वाह यार, बहुत अच्छी बात है, सब चीजें पता चल जाएगी क्या क्या है हमारे अंदर। तो इसीलिए साइंटिस्टों के लिए और एवरी पर्सन के लिए ये प्रोजेक्ट कैसा हो गया, एम्बिशियस प्रोजेक्ट हो गया। कैसा हो गया, एम्बिशियस प्रोजेक्ट हो गया, जिसको लॉन्च किया गया 1990 में। कब लॉन्च किया गया मेरे बच्चों, 1990 में। और ऐसा समझा जा रहा था कि हम 2003 तक, कब तक, 2003 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। मतलब इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट अर्थात मेगा, कौन से मेगा प्रोजेक्ट की बात हो गई, क्यों हो गई, इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसको हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कह रहे हैं, उसको कंप्लीट करने में टोटल कितने साल लग जाने वाले हैं, 13 साल, 13 ईयर्स। कितने ईयर, 13 ईयर्स लगने वाले। इसलिए हमने इसको साथ ही साथ क्या बोल दिया,
मेगा प्रोजेक्ट क्या बोल दिया, मेगा प्रोजेक्ट बड़ा काम है ना हमारे लिए। अच्छा, इतने बड़े काम को एक अकेला साइंटिस्ट नहीं कर सकता था, क्या बोला मैंने, इस इतने बड़े काम को एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता था, तो हमने बोला हमें लगेगा क्या, हेल्प लगेगी, पावर लगेगा, कोऑर्डिनेशन लगेगा। अच्छा ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन जो स्टेप बाय स्टेप हमको हेल्प करता सर चले, तो क्या हुआ, इस मेगा प्रोजेक्ट में जो 13 साल बता 13 ईयर का था, उसे कोऑर्डिनेट करने के लिए कौन आया, यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। कौन आया, यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी आया, और साथ साथ इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, कोऑर्डिनेशन किया नेशनल इंस्टीट्यूट, क्या बोल रही हूँ मैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इस प्रोजेक्ट को किसने कोऑर्डिनेट किया था, तो पहला यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी किसने किया था, यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने। दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने, किसने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने। ठीक है, आप बोलते हैं ये जब मेगा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, शुरू था, मतलब अर्ली ईयर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अर्ली ईयर की बात कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अर्ली ईयर में मैं बोल रही हूँ मेजर पार्टनर बनने आया, मतलब मुख्य भूमिका निभाने आया, कौन आया, यूके का एक ट्रस्ट आया। कौन आया, यूके का एक ट्रस्ट आया जिसका नाम था वेलकम ट्रस्ट। क्या नाम था, वेलकम ट्रस्ट। मतलब वो आगे बढ़ के मेगा प्रोजेक्ट को वेलकम कर रहा है कि मुझे अपना मेजर पार्टनर बना लो। याद रखना बच्चों, आगे बढ़ के वेलकम कर रहा है किसको, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, क्या करने के लिए, अपने को एक मेजर पार्टनर बनाने के लिए, जो कहाँ का था, यूके था। कहाँ का था, यूके का। अच्छा, अब यूके आ गया, ठीक है भैया, यूएसए भी आ गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ भी आ गया कोऑर्डिनेशन करने के लिए। अब दूसरे राष्ट्रों ने, मतलब दूसरी कंट्रीज ने सोचा, अरे भाई ये एक तो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, नाम ही नाम हो रहा था, और एक मेगा प्रोजेक्ट भी, ऐसा अनुमान लगा रहा 13 साल लगेंगे कंप्लीट होने में। तो दूसरी कंट्रीज ने सोचा क्यों ना इस प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत, क्या बोला, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हम भी दे दे, ताकि जब भी ये प्रोजेक्ट का नाम लिया जाएगा हमारे देश का नाम भी लिया जाएगा। तो एडिशनल कंट्रीब्यूशन मिला किससे, फंस गई चुईया जाल से। अरे नहीं मजाक कर रही हूँ, फंस गई चुईया जाल से नहीं, तो सिनोनिम बनाया है, जंगल बनाया है, जिसमें एफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, फ्रांस को। कौन आया, फ्रांस। जी किसको रिप्रेजेंट करेगा, जर्मनी को। किसको करेगा मेरे बच्चों, जर्मनी को। और सी रिप्रेजेंट करेगा चाइना को, और जे करेगा जापान को। ये दूसरी कंट्रीज थी जो इसमें एडिशनल कंट्रीब्यूशन दे रही थी। और भी कुछ लोग थे, क्या बोला, और भी कुछ लोग थे जो इसमें एडिशनल कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, पर एनसीईआरटी उनका नाम नहीं बताती है। तो आपको याद किस किस को करना है, एक तो याद करना है यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, जिसने इस प्रोजेक्ट में क्या किया है, कोऑर्डिनेशन किया, कोऑर्डिनेट किया है। दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, कौन था मेरे बच्चों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, उसने भी इसमें कोऑर्डिनेट किया। अब कंट्रीब्यूशन की बात करें, किसकी बात करें, कंट्रीब्यूशन की, तो आंख बंद करके कितने लोग, सिर्फ 4 लोग। फंस गई चुईया जाल में। एफ से कौन है, फ्रांस, ठीक है। जी से कौन है, जर्मनी, ठीक है। सी से कौन है, चाइना। और जे से है जापान। इनने एडिशनल कंट्रीब्यूशन दिया। और मेजर पार्टनर बनने कौन आया था, वेलकम 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 करने किसको, मेगा प्रोजेक्ट को। कौन था, वेलकम ट्रस्ट। कौन था, वेलकम ट्रस्ट। कहाँ का था, यूके का। ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट। अच्छा, अब एक पॉइंट और है भैया, नया 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 नया, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, क्या था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये क्लोजली एसोसिएटेड था, क्या बोल रही हूँ मैं, बहुत समीप, मतलब पास से जुड़ा हुआ था, किससे, एक रैपिडली डेवलपिंग न्यू एरिया से। किससे, एक रैपिडली डेवलपिंग न्यू एरिया से, जो किस में डेवलप हो रहा था, किसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर। और उसको नाम दिया गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स। स्टार लगा लो, स्टार वाला क्वेश्चन है, मतलब पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जाएगा ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च कब हुआ मेरे बच्चों, कब हुआ, 1990 में। कंप्लीट होने की संभावना कब है, 2003 में। तो टोटल कितने साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट में, 13 साल लगेंगे। कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, कौन मेजर पार्टनर बन रहा है, कौन एडिशनल कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ये सारे पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अब आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोलती है आपकी एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी कहती है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि हम किन किन बातों को कवर करने वाले हैं, है ना। तो एनसीईआरटी बोलती है कि अगर मुझे नॉलेज मिल जाए, क्या बोला मैंने, अगर मुझे नॉलेज हो जाए किसका, इफेक्ट का
किसके? डीएनए वेरिएशन के, जो हम सब में मिल रहे हैं, अलग अलग है, डिफरेंट है ना। तो अगर उस डीएनए वेरिएशन का मुझे नॉलेज मिल जाए तो मैं एक नया विकास कर सकती हूँ किस क्षेत्र में? तो लीड टू रिवोल्यूशनरी न्यू वे। क्या बोला? लीड टू रिवोल्यूशनरी न्यू वे। किस चीज के लिए? टू डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंट thousands of disease which are affecting human being। मतलब इस डीएनए वेरिएशन के नॉलेज से मैं क्या कर सकती हूँ? बहुत सारी बीमारियों को पता लगाने का नया तरीका ढूंढ सकती हूँ, मतलब डायग्नोसिस करा सकती हूँ, बहुत सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, और ऐसी हजारों बीमारियां जो ह्यूमन बींग्स में क्या करा रही हैं? डिसऑर्डर्स डेवलप कर रही हूँ, उनको समय से पहले रोक सकती हूँ, मतलब प्रिवेंट कर सकती हूँ। चलो भैया, एक चीज तो ये क्लियर हो गई। हाँ, अब मैंने बोला ये जो नॉलेज है डीएनए वेरिएशन का, ये हमको प्रोवाइड करता है किसको? क्लू को। किसको देता है? क्लू। क्या करने के लिए? अंडरस्टैंड करने के लिए। पहली बात किसको हम समझ सकते हैं? ह्यूमन बायोलॉजी को, कि कौन सा जीन है, किस किस चीज से बना है, कौन सा बेस कॉम्बिनेशन है, और वो जीन रहने पर हमको बीमारी हो रही है या नहीं, या इस जीन में चेंजेस आए जिसकी वजह से हमें बीमारी हुई, या पर्टिकुलर वो सेगमेंट या सीक्वेंस ह्यूमन की बायोलॉजी में या बॉडी में कौन सा रोल प्ले कर रहा है। इस बात को हम समझ सकते हैं। अब हमने बोला कि जब ये डीएनए वेरिएशन का हमको नॉलेज हो रहा है तो हम उससे सीख सकते हैं किसके बारे में? नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म डीएनए सीक्वेंस को भी पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं ह्यूमन को करो, नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के डीएनए सीक्वेंस को भी पढ़ना सीख सकते हैं, और उसको समझकर, क्या बोला? उनके डीएनए को समझकर हम उनकी नेचुरल कैपेबिलिटीज का पता लगा सकते हैं। किसका? उनकी नेचुरल कैपेबिलिटीज का पता लगा सकते हैं, और पता लगाने के बाद, क्या बोला मैंने? पता लगाने के बाद उनकी नेचुरल कैपेबिलिटी का फायदा उठा सकते हैं डिफरेंट सेक्टर में चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए। क्या बोला मैंने? डिफरेंट सेक्टर में चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए भी देती हूँ अच्छा सा एग्जांपल। तो वो सेक्टर कौन से थे बच्चों? पहला हेल्थ केयर, दूसरा एग्रीकल्चर, तीसरा एनर्जी प्रोडक्शन, और चौथा था इन्वायरमेंटल रिमेडिएशन। क्या था? इन्वायरमेंटल रिमेडिएशन। जैसे मैं बोलूं, हमने बैक्टीरिया की सीक्वेंसिंग कर ली, तो हमने बैक्टीरिया लिया बैसिलस thuringiensis, उसके पास एक जीन है, वो जीन एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता, वो प्रोटीन कोई इंसेक्ट खा ले तो उसकी डेथ हो जाती, स्पीसीज स्पेसिफिक है, तो हम क्यों ना क्या करें, उस बैक्टीरिया से उस जीन को निकाल के क्रॉप्स में डाल दें, और क्रॉप्स को होने वाले नुकसान, उस इंसेक्ट से होने वाले नुकसान से प्रिवेंट कर ले, डैमेज से प्रिवेंट कर ले। तो क्या हमने उस ऑर्गेनिज्म की नेचुरल कैपेबिलिटी का फायदा उठा लिया किधर? एग्रीकल्चर में। इसी तरीके से हमने हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन और इन्वायरमेंटल रिमेडिएशन में नेचुरल कैपेबिलिटी का यूज किया है ऑर्गेनिजम्स की। क्यों? चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए। क्यों? चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए। चले, तो हम बोलते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी लिस्ट एनसीईआरटी बोलती है कि हमने उनकी सीक्वेंसिंग डन कर ली है। क्या कर ली है? डन कर ली है। तो बोलते हैं मेनी नॉन ह्यूमन मॉडल्स या ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी सीक्वेंसिंग हम डन कर चुके हैं। तो पहला कौन है? बैक्टीरिया। कौन है मेरे बच्चों? बैक्टीरिया। याद कर लो, पहला कौन है? बैक्टीरिया। दूसरा कौन है मेरे बच्चों? ईस्ट। कौन है? ईस्ट। तीसरा है साइनोरहेब्डिटिस एलिजेंस। कौन है? साइनोरहेब्डिटिस एलिजेंस, जो एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड है। क्या है? याद रखना, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये पूरा। फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड है। फिर आता है चौथा ड्रोसोफिला। कौन आता है? ड्रोसोफिला, जो कि एक टाइनी फ्रूट फ्लाई है। क्या है? टाइनी फ्रूट फ्लाई। भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हमको मिलेगा जेनेटिक्स फर्स्ट में। कहाँ मिलने वाला है? जेनेटिक्स फर्स्ट में हम इसकी बात करेंगे। चलो, तब मैं जब वहां बात करूंगी तो वहां देख लेंगे। तो हमने ड्रोसोफिला की भी सीक्वेंसिंग कर ली। ऐसे ही हमने प्लांट कॉर्न, राइस और एराबिडोप्सिस की भी डीएनए की सीक्वेंसिंग हम कर चुके हैं। जब आपको ये एग्जांपल्स याद होगा तभी आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जिनकी हमने सीक्वेंसिंग नहीं की है। अगर क्वेश्चन में आता है तो कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। पहला कौन है? बैक्टीरिया।
दूसरा कौन है ईस्ट, तीसरा कौन है साइन और हेब्डिटी सेलिजन जो कि एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड है। ड्रोसोफिला प्लांट्स और प्लांट में कौन राइस और अरेबिडोप्सिस क्या है अरेबिडोप्सिस, ठीक है। इन सबके डीएनए की हम सीक्वेंसिंग कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं सीक्वेंसिंग कर चुके हैं। तो ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट। इसी पैटर्न में आपको याद करना है मेरे बच्चों, क्या करना है इसी पैटर्न में आपको याद करना है। सब पॉइंट अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं, आपको इन सब पॉइंट्स के अलावा कुछ भी चीजें नहीं पढ़नी है। मेरे हर नोट्स में आपको एनसीईआरटी का एक एक लाइन का सिंपल वर्जन देखने को मिलेगा। चलिए आगे हमारे पास क्या है, हाँ जी वेरी इंपॉर्टेंट, हम बोलते हैं इस प्रोजेक्ट को हमने मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला है। क्वेश्चन है क्यों कह रहे हो आप इसको मेगा प्रोजेक्ट भाई, क्यों सिर्फ 23 क्रोमोसोम सेट ऑफ क्रोमोसोम की तो सीक्वेंसिंग करनी है, क्यों अननेसेसरी मेगा 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 चिल्लाए जा रहे हैं अपन। चलो देख लेते हैं। तो हम बोलते हैं ह्यूमन के पास एक सेल में जितना भी जीनोम है, ह्यूमन की सेल में एक सेल में जितना भी जीनोम है उसमें अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁹ बेस पेयर है। कितने हैं 3 × 10⁹ बेस पेयर है। अगर मैं इतने सारे बेस पेयर में से एक बेस की सीक्वेंसिंग करूं, क्या बोल रही हूं मैं, एक बेस पेयर की सीक्वेंसिंग करूं, तो ऐसा मानना है कि एक बेस की सीक्वेंसिंग में मुझे $3 खर्च करने पड़ेंगे। क्या खर्च करने पड़ेंगे, रोकड़ा मनी मनी मनी, क्या मनी, कितने $3 खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर इस टोटल जीनोम की बेस पेयर की सीक्वेंसिंग कर ले तो माना जाता है एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आ जाएगी, $9 बिलियन। कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों, $9 बिलियन। इंपॉर्टेंट है बच्चों दोनों ही लाइन। अच्छा चलो पहला कारण थे पैसा बहुत खर्च होने वाला, क्या पैसा बहुत खर्च होने वाला है, इसीलिए हम इसको मेगा बोल रहे हैं भैया, मेगा प्रोजेक्ट है, BMW है, खर्च करना पड़ेगा पैसा BMW के लिए भी, तो या ह्यूमन के जीनोम की सीक्वेंसिंग के लिए भी हमको पैसा खर्च करना पड़ेगा। अच्छा और थोड़ा बहुत नहीं, लमसम कितना, $9 बिलियन, ठीक है। अब देखते हैं, ये एक ह्यूमन है, इस ह्यूमन की एक सेल से जितना भी डीएनए मिले उसकी सीक्वेंसिंग कर लो, मिलने वाले डाटा को स्टोर करना है, क्या करना है, मिलने वाले डाटा को स्टोर करना है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अच्छा स्टोर करना है तो किस फॉर्म में, टाइप फॉर्म में, किस फॉर्म में, टाइप फॉर्म में स्टोर करना है। तो भाई टिप 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 टाइपिंग करानी पड़ेगी। तो मैं बोलती हूँ डाटा को स्टोर करने के लिए 3300 बुक लग जाएगी। कितनी लग जाएगी, 3300 बुक लग जाएगी, ठीक है भैया। चलो ये भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब 3300 बुक में अगर एक बुक की बात करें तो एक बुक में 1000 पेज होना जरूरी है। क्या बोला मैंने, 999 भी नहीं चलेंगे भैया, कितने चाहिए चलेंगे, 1000 पेज होना चाहिए, किसमें, एक बुक में। टोटल बुक कितनी चाहिए, 3300। एक बुक में कितने पेजेस चाहिए, 1000 चाहिए। अब मैं बोलती हूँ एक पेज, क्या बोलती हूँ, एक पेज में कितने, 1000 लेटर होना चाहिए। तब एक सेल के डीएनए की सीक्वेंसिंग से मिलने वाले डाटा को हम टाइप फॉर्म में स्टोर कर पाएंगे। कितनी बुक, 3300। एक बुक में कितने पेज, 1000 पेज। एक पेज पर कितने लेटर, 1000 लेटर चाहिए। ये दूसरा कारण था, क्या, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट कहने का, ठीक है भैया। अब बोलते हैं जब हम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं किसकी, डीएनए की, तो बहुत सारा डाटा मिल रहा है, एनॉर्मस, क्या बोला हमने, एनॉर्मस डाटा मिल रहा है। उस डाटा को स्टोर भी करना है, बटन दबाते वापस भी चाहिए हमको, तो रिट्रीवल कराना है, क्या कराना है, रिट्रीवल। और साथ में डाटा की हर स्टेप पर दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलने वाले डीएनए, मतलब दूसरे इंडिविजुअल के साथ मिलने वाले डीएनए के साथ एनालिसिस भी करनी पड़ेगी, क्या डिफरेंस है। तो क्या क्या करना है, स्टोरेज करना है, रिट्रीवल कराना है और एनालिसिस कराना। इन तीनों काम को करने के लिए भैया हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइस लगेगी। क्या लगेगी मेरे बच्चों, हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइस लगेगी। मतलब सब जगह बड़े बड़े काम है और बड़ी रिक्वायरमेंट है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को क्या बोल दिया गया, मेगा प्रोजेक्ट। क्या बोल दिया गया मेरे बच्चों, मेगा प्रोजेक्ट बोल दिया गया है। चलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी, अब
जो बात करें कि अल्टीमेटली हमको ऑर्गेनिजम्स के डीएनए की स्टडी करनी, एक सेल में मिलने वाले टोटल डीएनए मतलब जीनोम की स्टडी करनी। कैसे करोगे? बेस की सीक्वेंसिंग करके। कैसे करोगे? बेस की सीक्वेंसिंग करके। क्यों कर रहे हैं? क्यों? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। किसके लिए? जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट के गोल्स क्या थे। क्या देखेंगे? गोल्स क्या थे। चलिए, तो वो मैं टॉपिक कवर करूंगी मेरे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सो आपको ये पूरी चीजें समझ में आई होंगी, और अगर अच्छे से समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।